हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, द डेस्कटॉप एरिया की लास्ट वीडियो जो मैंने ख़त्म किया, उसके बाद जो न्यू पॉइंट्स है, बहुत सारे टर्म्स है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सिंपल सेटिंग। मैं वन बाय वन पॉइंट बताऊँगा जिसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं और वो सिस्टम में एक बेसिक कैटेगरी का माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सबसे पहले ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारी नॉर्मल सेटिंग करते हैं। ये सेटिंग बिल्कुल आपके मोबाइल स्मार्टफोन की तरह है। जैसे स्मार्टफोन फर्स्ट टाइम लेने के बाद उसमें हम लोग सेटिंग अपने हिसाब से करते हैं, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना, टाइम फॉर्मेट कैसे देखना चाहते हैं उस टाइप का, फिर आपके आइकन्स को किस मोड पे देखना चाहते हैं, गैलरी में जितने भी फाइल है उसकी ग्राफिकल व्यू कैसा रखना चाहते हैं, इसे तमाम ऑप्शंस हम लोग मोबाइल में सेट करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसको जब यूज़र फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो उसको बहुत सारी सेटिंग अपने प्रेफरेंस के अनुसार करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट का नाम है चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। अब इसमें जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ भी दिख जाएगा, तो आप लेक्चर के साथ साथ वीडियोस भी ध्यान से देखिएगा। चेंजिंग सिस्टम एंड डेट एंड टाइम, इसको करने के लिए हम वीडियो में जैसे जैसे कर रहे हैं उसको वैसे आप देखते रहिए। चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम मतलब आपके जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, जहाँ पे स्क्रीन के नीचे साइड पे लास्ट वीडियो में मैं जो उन्हें टास्क बार के बारे में कहा था, टास्क बार के एक कोने साइड में मतलब राइट साइड पे लेफ़्ट राइट, हाँ, तो लेफ़्ट मतलब एक साइड पे आपका स्टार्ट बटन, दूसरे साइड पे आपका टाइम वगैरह डेट शो करता है। तो उसको सेट करने के लिए उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका कंट्री जिस भी टाइम फॉर्मेट को सेट होता है उसी से आप अपना टाइमिंग सेट करते हैं। जैसे अपने इंडिया का प्लस 5.5 घंटे की हिसाब से वो टाइम सेट होता है। मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ, उसको आप वैसे ही देख सकते हैं। और टाइम के साथ साथ जैसे टाइम जहाँ पे शो करेगा वहाँ पे हम लोग नॉर्मली माउस रखते ही डेट भी शो करने लग जाता है। ये डायरेक्ट क्लिक करके विंडोज 7 में पूरा उसका फॉर्मेट दिखता है। तो वहाँ पे बहुत लोग अपना नाम भी सेट करते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं वीडियोज़ में जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप देखते रहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगी। तो चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम के बाद चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपका जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसकी डिस्प्ले की जो साइज़ है उसको आप किस हिसाब से रखना चाह रहे हैं। हालांकि विंडोज़ में एक सेटिंग डिफ़ॉल्ट में ऐसा होता है कि जैसे आप कोई मॉनिटर कनेक्ट करते हो तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट साइज़ में ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर भी यूज़र प्रेफरेंस के लिए चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ऑप्शंस होता है कि आप अपनी डिस्प्ले की साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्क्वायर फॉर्म में मॉनिटर आप यूज़ करते थे पहले, अब अचानक से आपने नया एलईडी मॉनिटर ख़रीद लिया जो कि आपका लैंडस्केप फॉर्म में है और काफ़ी बड़ा साइज़ में है। तो उसको जैसे कंप्यूटर में ऑन करेंगे, लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एक साइज़ वो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाके उसको दोबारा उसकी साइज़ को मेंटेन करके सेट करते हैं। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का भी मैं प्रैक्टिकल इसी वीडियोज़ में दिखा दे रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन मेरे इस वीडियोज़ के साथ रहेगा, उसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है ऐड एंड रिमूव विंडो कंपोनेंट। अब देखिए, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग अगर देखना है तो कहाँ से कैसे देखेंगे। स्टार्ट बटन में जाके कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में जाके इंस्टॉल अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर करके एक पॉइंट होता है जो कि हम प्रैक्टिकली वीडियोज़ में करके दिखा रहे हैं। तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और जब इंस्टॉल करेंगे तब तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो ही जाता है। तो ऐड और रिमूव विंडो कंपोनेंट्स के लिए जो हम वीडियोस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। और डायरेक्टली इंस्टॉल और डायरेक्टली अनइंस्टॉल के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़्यादातर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, साउंड के सॉफ्टवेयर, जिसको हमको अलग से ऐड भी कराना होता है विंडो के साथ। तो आजकल ज़्यादातर विंडोज 7, 8, 8.1, 10 में जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो पैकेजिंग फॉर्म में हैं। तो उसको वन टाइम इंस्टॉलेशन जैसे ही आप लगा देते हो तो कंप्यूटर में जितने भी उसकी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ड्राइवर पैक सोल्यूशन करके एक सॉफ्टवेयर पैकेज आता है
ड्राइवर पैक सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बिना झंझट वाली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसकी वर्किंग प्रोसीजर कैसे है मैं वीडियोस में भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपके कंप्यूटर में जो रहता है सेटअप को जैसे आप क्लिक करते हो तो ये कुछ देर तक स्कैनिंग करता रहता है। स्कैनिंग में ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करता है कि आपका कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कितना रैम है, एंटीवायरस है कि नहीं, ऐसे तमाम चीज़ें देखता है। उसके बाद स्कैनिंग करके ये बता देता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी सॉफ्टवेयर ज़रूरत है, कौन कौन सी उसके पास अवेलेबल है। तो ज़्यादातर अवेलेबल होता ही है क्योंकि हर साल उसके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। जैसे मेरे पास अभी अवेलेबल जो है इसमें आपका साउंड का, नेटवर्किंग का, ग्राफिक का, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है। हमको करना कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ आपका जैसे ही कंप्यूटर फॉर्मेट किया, विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया, विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के बाद सीधा हम जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होके कंप्यूटर ओपन होता है तो सीधा हम इसको DRP जो आपका ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है इसको सेटअप को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये खुद ही कंप्यूटर को स्कैनिंग करके रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि इसको कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है। तो वीडियोज़ में आप देख सकते हो, वीडियोज़ में वो वैसे ही स्कैनिंग करके ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर जो कि साउंड से रिलेटेड हो, नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, वीडियो कार्ड से रिलेटेड हो, ये तमाम सॉफ्टवेयर उसके पास जो होगा वो ऑप्शंस के तौर पर आ जाएंगे। बस आपको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ऐड और रिमूव कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज़। अब देखिए हम में से बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर चलाते तो हैं लेकिन माउस प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शंस होता है वो एक तो डिफ़ॉल्ट फॉर्म में कंप्यूटर की जो माउस है वो दिखता है और उसकी स्पीड भी एक डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड पे रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग वर्किंग प्रेफरेंस में किसी को बहुत स्लो माउस पसंद है, किसी को बहुत फास्ट माउस काम करे पसंद है। अब जैसे माउस में जो दो बटन होते हैं लेफ़्ट राइट, उसको भी कुछ लोग उसको आगे पीछे करते हैं अपने हिसाब से। अब कोई चाहता है कि लेफ़्ट साइड से ही क्लिक करे तो हर काम हो, कोई चाहता है राइट साइड से। तो ये तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं और माउस पॉइंटर की जो साइज़ है, आपका जो एरो आपने देखा है, एरो की साइज़ को छोटा बड़ा किसी भी टाइप का करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ग्राफिकल रूप देने के लिए, ऐसे तमाम ऑप्शंस मैं वीडियोस में करके दिखा रहा हूँ। इसको आप देख लीजिए और इसको सीख भी लीजिए। माउस से जितने भी सेटिंग है आप अपने माउस प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियोस को भी ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे माउस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस हैं। आप अपने पसंद के अनुसार माउस के सारे सेटिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर्स। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का जो आपका कंबाइंड सिस्टम जो है उसको जोड़ लेता है और कंप्यूटर में प्रिंटर का एक लोगो बन के भी आ जाता है। आप फिर उसके ज़रिए उस प्रिंटर से रिलेटेड सारे सेटिंग वगैरह आप देख पाते हैं और उसमें सारे सेटिंग कर पाते हैं। तो एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर्स। अब जैसे कभी कभी होता है कि आपके कंप्यूटर के साथ आपके ऑफिस में आपको 2-3 प्रिंटर, स्कैनर मशीन सब अलग अलग लगा हुआ है। तो वहाँ पे अब जैसे मान लीजिए HP प्रिंटर आपको 2 साल 3 साल से आप कंटिन्यू चला रहे हैं, अब अचानक से कोई नया प्रिंटर आप लेके आए हैं सैमसंग का या किसी और कंपनी का, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर को ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हमारे और सॉफ्टवेयर हम लोग ऐड या रिमूव कर सकते हैं। बस ये है कि आपका प्रिंटर से रिलेटेड जो भी आइकन और उसका सेटिंग, उसको देखने के लिए मैं वीडियोज़ में दिखा दे रहा हूँ। उसकी तमाम सेटिंग को आप कैसे सेट कर पाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाके कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर्स करके एक अलग टूल्स का बटन होता है जिस पे क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन सा प्रिंटर, कौन से स्कैनर मशीन एक्टिव मोड पे है। मतलब वहाँ से डायरेक्टली दिखा देता है कि आपका प्रिंटर एक्टिव है कि नहीं है, या कोई टेक्निकल एरर भी आता है तो वहीं से पता चल जाता है। तो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर से रिलेटेड ऐड और रिमूव और उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी पूरा सेटिंग वगैरह देखने के लिए इस टूल्स का यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर की जो माई कंप्यूटर का जो पार्ट्स है, मतलब जहाँ पे हार्ड डिस्क का सारे
ड्राइव शो करता है, ड्राइव सी, ड्राइव ई, एफ, जितने भी है माई कंप्यूटर के अंदर। तो वो आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जितने भी सेटिंग है, अब जैसे कभी कभी कंप्यूटर को जब फॉर्मेट किया जाता है तभी इस सेटिंग को पहले ही कर लिया जाता है कि आप अपने 500 GB या 1 TB की जो हार्ड डिस्क है उसको कितने कितने GB में पार्टीशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सेटिंग वो शुरुआत में आपका इंस्टॉलेशन के टाइम कर दिया जाता है। लेकिन ये भी है कि कंप्यूटर चालू हाल में भी आप अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं। बस आपका सी ड्राइव छोड़ के बाकियों में कर सकते हैं, सी में नहीं कर सकते, क्योंकि सी तो आपका पैथ है ना, सी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टिका हुआ है, तो सी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बाकी ड्राइव में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियोस में आप ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में डिस्क मैनेजमेंट करके एक ऑप्शंस होता है जो कि आपको डायरेक्टली बाहर नहीं मिलेगा, इसको सर्च करना पड़ता है, डिस्क मैनेजमेंट, जो कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद हमको अपने कंप्यूटर के सारे डिस्क जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो शो करता है, और वहाँ पे हम उसको कम ज़्यादा मतलब फॉर्मेट करना या हटाना ये कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करना है और अगर किसी ड्राइव को हमें पार्टीशन करना है तो ज़रूर उसमें कुछ हद तक डेटा हो, बहुत ज़्यादा फुल ना हो, नहीं तो वो पार्टीशन नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि सी ड्राइव को छोड़ के आपका बाकी ड्राइव 80, 90 या 100 GB करके हैं, और उसमें करीब 12, 13 या 20 GB तक की डेटा है, बाकी 80 GB खाली है। तो उस पोर्शन पे आप उसको पार्टीशन कर सकते हैं हाफ बेस पे 50% से लेके, लेकिन पूरा नहीं होगा। और अगर आपने बहुत फोर्सली करा भी तो आपकी डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मेट कर देता है। और ये भी है डिस्क मैनेजमेंट में, जब आप कोई हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर लेते हैं, जैसे पहले आपका 2 पार्टीशन था सी और डी, अब आपने क्या किया, डी को 3 हिस्सों में बांट दिया, डी, ई, एफ हो गया। तो ये जब आप करेंगे सामने तो दिख जाएगा हाँ ये आया है, लेकिन रियल टाइम में शो नहीं करता। उस मोड पे हमको अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना होता है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको माई कंप्यूटर में आप जाके देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि अपने कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी पार्टीशन फॉर्मेट के टाइम भी अवेलेबल है, और दूसरा फॉर्मेट के टाइम मतलब आप फ्री रहते हैं, वहाँ पे आप टोटली फॉर्मेट करके अपने हिसाब से बिल्कुल नए डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने बताया, इसमें आप सी ड्राइव को छोड़ के बाकी चीज़ों में कम ज़्यादा करके उसको पार्टीशन कर सकते हैं। इसको वीडियोज़ में आप देख लीजिए कि डिस्क मैनेजमेंट में कैसे पहुँचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है रिट्राइव ए फाइल फोल्डर। रिट्राइव मतलब अभी लास्ट वीडियो में मैंने ट्रैश के बारे में बताया था। ट्रैश में मैंने बताया था डिलीटेड और अनसपोर्टेड फाइल जिसको हम लोग डिलीट करते हैं, और वो कंप्यूटर में 2 तरीके से डिलीट होता है, एक नॉर्मल डिलीट, एक परमानेंट डिलीट। आप देखिए परमानेंट डिलीट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि परमानेंट में तो पूरा चला ही जाता है। नॉर्मल डिलीट की यहाँ पे बात है। ये जो रिट्राइविंग फाइल फोल्डर, रिट्राइव का मतलब होता है कि रीस्टोर, कोई भी चीज़ हम फेंक चुके हैं या डिलीट कर चुके हैं उसको दोबारा प्राप्त करना, ये होता है रिट्राइव, या रिस्टोर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या यूज़ है, सबसे पहले आपने कोई नॉर्मल सी कोई फाइल डिलीट किया, नॉर्मल डिलीट किया, और वो आपका रिसाइकिल बिन में गया। अब रिसाइकिल बिन में जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे वो सारे फाइल दिखता है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि अगर वहाँ से आपने डिलीट किया तो परमानेंट डिलीट हो गया, और उसी फाइल को दोबारा आपको प्राप्त करना है तो आप उसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, वहाँ पे सीधा उसी फाइल को सिलेक्ट करके रीस्टोर का बटन होता है। रीस्टोर जैसे ही करेंगे वो फाइल जिस भी लोकेशन से आया था वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी इस चीज़ के ज़रिए फ़ाइल की पैथ या फाइल कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे किसी ने कुछ फोल्डर छुपा के रखा था उसको डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन से आपको फ़ाइल देख के पता चला अच्छा ये फ़ाइल इनके कंप्यूटर में था, लेकिन ये कहाँ पे है ये आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पे उसके ज़रिए भी पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि उसी आसपास के एरिया अगर सर्च करेंगे ड्राइव में तो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि रिसाइकिल बिन के अंदर जो भी फाइल डिलीट होता है उसको दोबारा रिस्टोर करना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे जितने भी कंप्यूटर में फ़ाइल वगैरह होते हैं उसको व्यू, मतलब फ़ाइल या फोल्डर का व्यू, उसको किस तरीके से देख सकते हैं हम वीडियोस में दिखा रहे हैं।
फ़ाइल को किस तरीके से देखा जा सकता है। हम अपने मोबाइल पे भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सबसे अच्छे लेवल पे होता है। यूज़र अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने फ़ाइल फ़ोल्डर को व्यू का जो ऑप्शंस होता है उसको रखता है। कोई बड़ा आइकन बना के रखता है, कोई छोटा आइकन बना के रखता है, सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। व्यू का मैं वीडियोस में बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए। रीनेम फाइल फोल्डर, सबसे पहले बता दें किसी भी फाइल में रीनेम करने के लिए, रीनेम मतलब न्यू फोल्डर है उसको अपने नाम से या फाइल के अकॉर्डिंग अगर नाम रखना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक पे डेटाबेस से रिलेटेड वर्क आपको करना होता है, तो हर मंथली आपको डेटाबेस अलग अलग बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे आप फाइल फोल्डर बना लीजिए, जनवरी 2020, फरवरी 2020, तो आप अपने वर्किंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाम रख रहे हैं, तो वहाँ पे रीनेम कर रहे हैं ना आप। रीनेम का शॉर्टकट की क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, अभी आप बताएंगे भी तो हमको नहीं सुनाई देगा। F2 है रीनेम का शॉर्टकट की। आप बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में जाके F2 बटन दबाएं और वो रीनेम का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे रीनेम करके आप अपने फाइल को नेम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोल्डर का ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस किसी भी फोल्डर, इसको भी मैं वीडियो में करके दिखा दे रहा हूँ। फोल्डर ऑप्शंस मतलब जैसे कोई भी फोल्डर है, उस फोल्डर के ऑप्शन में जाके आप उस फाइल को रीड ऑनली या हिडन ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस में आप देख सकते हैं, जैसे कोई ऐसा फाइल है जिसको आप चाह रहे हो कि रीड ऑनली रहे, मतलब कोई भी ओपन करके उसको पढ़ सकता है। दूसरा आता है हिडन वाला, मतलब उसको डायरेक्टली फोल्डर ऑप्शन में जाके उसको आप हिडन कर सकते हैं। तो हिडन आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कौन सा फाइल को हिडन करना है, कौन सा रीड ऑनली करना है। क्योंकि रीड ऑनली अगर हटा के रखेंगे तो कोई उसको ओपन करेगा लेकिन ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो फोल्डर ऑप्शंस का ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब टाइप्स ऑफ फाइल्स में हम कुछ ग्राफिकल इमेजेस दिखा देंगे जहाँ पे अलग अलग फाइल के बारे में बताया जाता है। जैसे सबसे पहला है आर्चिव फाइल, सेकेंड है हिडन फाइल, तीसरा है रीड ऑनली फाइल। तीनों के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। आर्चिव का मतलब होता है कोई ऐसा फाइल जो कि आप डिलीट भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि अपने सिस्टम में रहे, लेकिन मतलब सामने से हट के रखें, मतलब हमको सामने नहीं चाहिए, उसको दूसरी जगह में शिफ्ट करके रखते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फाइल्स में सबसे पहला जो आर्चिव फाइल है, आर्चिव फाइल का एक एग्जांपल दे देते हैं। सबसे पहले देते हैं व्हाट्सएप का एग्जांपल। व्हाट्सएप में एक ऑप्शंस आता है, जैसे कोई चैट है आपके साथ या कोई भी मैसेज ग्रुप से हो या कुछ भी, अब उसको आप कम्प्लीटली डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको आप दूसरे जगह पे शिफ्ट करके रखना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर एक अचीव का ऑप्शन आ जाता है। अचीव का मतलब ही होता है कि इसको एक दूसरी जगह पे स्टोर कर देना, डिलीट नहीं करना। जैसे हम घर पे यूज़ होने वाले ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको हम फेंकते नहीं हैं, लेकिन हमको पता है इस चीज़ की यूज़ बहुत कम है, तो उसको हम स्टोर रूम में रख देते हैं। तो वैसे ही सेम चीज़ है आर्चिव फाइल। आर्चिव फाइल हमारे जैसे व्हाट्सएप में है, फेसबुक में भी है, हमारे जीमेल आईडी पे भी है। जीमेल पे कोई भी मेल अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब जीमेल पे जैसे बहुत सारे मेल हो गया, आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो डिलीट नहीं होता है, वो अचीव फोल्डर पे चला जाता है। अचीव से जब आप उसको सिलेक्शन कर करके डिलीट करते हैं, तब भी वो एक बार पूछता है कि आर यू श्योर दिस इज़ परमानेंटली डिलीट। तो अचीव मतलब उसको एक ऐसी जगह पे स्टोर करना जहाँ पे अचानक फिर कभी ज़रूरत पड़े तो दोबारा उसी फोल्डर में जाके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो आशा करते हैं अचीव फाइल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हिडन फाइल। हिडन फाइल हर यूज़र अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट फाइल को हाइड करके रखते हैं। हाइड करने के लिए आप जो भी फोल्डर है उसको आप सीधा उसी के क्लिक करके, उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको हिडन ऑप्शंस दे सकते हैं। हिडन ऑप्शंस की जो प्रोसीजर कैसे क्या सेट किया जाता है इसको वीडियोस में देख सकते हैं। हिडन फाइल में हम उसको जैसे हिडन करते हैं वो बिल्कुल हाइड हो जाता है, दिखता ही नहीं है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों को हिडन फाइल बनाना और उसको शो कराना भी आता है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है, फ्रेशर से लेके जितने भी लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीड ऑनली फाइल। रीड ऑनली और हिडन दोनों एक साथ ऑप्शंस शो करते हैं फोल्डर ऑप्शंस में। आप चाहे हिडन कर लीजिए चाहे रीड ऑनली कर लीजिए। रीड ऑनली करेंगे तो वो शो करेगा नॉर्मली जैसे फाइल फोल्डर शो करता है, और अगर हिडन फाइल हिडन कर दे रहे हैं तब वो शो नहीं करेगा, बिल्कुल गायब ही रहेगा। जैसे फोल्डर में
मतलब ड्राइव में दिखेगा इसमें डेटा है, साइज़ भी दिखाएगा, लेकिन जैसे ओपन करेंगे तो आपको फ़ाइल नहीं दिखेगा। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे फ़ाइल हिडन रखा हुआ है। बाकी नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ बहुत सारे फ़ाइल है, फ़ाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस को मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जिसका नाम एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी फाइल फॉर्मेट, किसी भी फाइल का या डेटा का जो एक फॉर्मेट होता है उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब जिस फॉर्मेट के ज़रिए हम उसको पहचानते हैं, जिस फॉर्मेट के ज़रिए हम उसको समझते हैं, उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑडियो के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ ऑडियो के फॉर्म में, तो हम लोग जाहिर सी बात है उसको जानते हैं, वो MP3 कहलाता है। वीडियोज़ में भी उसी तरह MP4, AVI, MKV ऐसे अलग अलग फॉर्मेट है। मतलब उस फॉर्मेट को देखते साथ हमें पता चल जाता है हाँ ये वीडियो है, ये MP3 है, ये पिक्चर्स में आपको पता होगा JPG, JPEG, PNG, ऐसे तमाम अलग अलग फॉर्मेट है। मोबाइल पे भी हम लोग अगर देखना चाहे कौन सी फ़ाइल का क्या फॉर्मेट है वो हमको डिटेल्स में जाके दिख जाता है। ठीक है, मोबाइल में जो भी गैलरी में फ़ाइल आपका शो करता है, एक सिंगल फाइल ओपन कर लीजिए, फिर ऊपर 3 डॉट में जाइए, डिटेल्स में जाइए, वहाँ पे आपको उसकी साइज़ और उसकी कौन सी फॉर्मेट है वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। किसी भी फाइल को समझने के मतलब किसी भी फाइल का जो फॉर्मेट है जिससे हम लोग उसको समझते हैं कि ये किस फॉर्मेट का है, उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। और एक्सटेंशन से ही हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो किस कैटेगरी का फ़ाइल है। अलग अलग जैसे पिक्चर फॉर्म है, MP3 है, वीडियोज़ है, ग्राफिक है, एनिमेशन है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं, कुछ मैं डायरेक्टली वीडियोज़ के ज़रिए दिखा दे रहा हूँ कि एक्सटेंशन दिखता कहाँ पे है, एक्सटेंशन कहाँ पे शो करता है, और हर टाइप के फ़ाइल का अलग अलग एक्सटेंशन। हालांकि फ़ाइल तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो एक्सटेंशन है उसी के बारे में दिखाया जा रहा है। तो वीडियोज़ में भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं एक्सटेंशन तक, और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। और आशा करते हैं आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया विथ वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।